25 खबरों के बाद अब देखेंगे खबरें विस्तार से। आपके लिए खबरों के सेट बिल्कुल तैयार है। तो चलिए शुरुआत करते हैं लंच टाइम की और सबसे पहले यहां पर बात होगी ट्रेंडिंग न्यूज की। अंतरिक्ष में आज इसरो की उड़ान शाम 6 बजे पीएसएलवी C-53 से सिंगापुर के 30 सैटेलाइट करेगा लॉन्च। डीआरडीओ ने अभ्यास ड्रोन का किया सफल परीक्षण। ब्रह्मोस जैसी मिसाइल के टारगेट के तौर पर होगा इसका इस्तेमाल। महाराष्ट्र में अगले 48 घंटे में शपथ ग्रहण। फिलहाल सीएम और डिप्टी सीएम ही लेंगे शपथ। अमरनाथ यात्रा का आज से शुभारंभ हुआ। बाबा बर्फानी के दरबार में मत्था टेकने पहुंच रहे श्रद्धालु। दिल्ली एनसीआर में मानसून की बौछार। मौसम हुआ सुहाना। उमस और गर्मी से राहत। और चलिए लंच टाइम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले यहां पर बात कर लेते हैं। देखिए, आज शाम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो अंतरिक्ष में एक नई ऊंचाई हासिल करने वाला है, क्योंकि सिंगापुर के 3 सैटेलाइट्स को लेकर भारतीय रॉकेट पीएसएलवी शाम 6:02 पर उड़ान भरने वाला है। साथ ही में भारतीय निजी कंपनियों के 2 उपग्रह भी होंगे। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड पर पीएसएलवी C-53 के उड़ान की उल्टी गिनती कल शाम 5 बजे से जारी है। अनंत अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की उड़ान आज और ऊंची होने वाली है। स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर भारत आज शाम अंतरिक्ष में एक और इबारत लिखने जा रहा है। आज शाम 6:02 पर सिंगापुर के 3 उपग्रहों को लेकर भारतीय रॉकेट अंतरिक्ष की ओर उड़ान भर लेगा। साथ में भारतीय निजी कंपनियों के 2 उपग्रह भी होंगे। आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में मौजूद सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के लॉन्च पैड पर पीएसएलवी C-53 की उड़ान की उल्टी गिनती जारी है। इसरो की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक उल्टी गिनती सुचारू रूप से चल रही है। मिशन का कोड नाम पीएसएलवी C-53 DSEO है। भारतीय रॉकेट के साथ उड़ान भरने वाले ये 3 सैटेलाइट हैं। DSEO जिसका वजन 365 किलोग्राम है, न्यूसार जिसका वजन 155 किलोग्राम है और 2.8 किलोग्राम का स्कूप 1। DSEO और न्यूसार का निर्माण कोरिया गणराज्य के स्टाररेक इनिशिएटिव ने किया है, जबकि तीसरा उपग्रह स्कूप 1 नानयांग टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी सिंगापुर का है। 3 उपग्रहों का कुल वजन 522.8 किलोग्राम है। इसके साथ ही 2 भारतीय अंतरिक्ष स्टार्टअप दिक्तारा और ध्रुव एयर स्पेस शामिल है, जिन्हें हाल ही में इन स्पेस ने अपनी अंतरिक्ष गतिविधियां शुरू करने के लिए शामिल किया है। इस मिशन की खासियत ये है कि इसरो पीएसएलवी रॉकेट के चौथे चरण का उपयोग उपग्रह प्लेटफॉर्म के तौर पर करेगा। सभी उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करने के बाद पीएसएलवी रॉकेट का चौथा चरण भी एक उपग्रह के तौर पर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित होगा। बड़ी बात यह है कि पहली बार ऐसा होगा जब पीएसएलवी का चौथा चरण पृथ्वी की कक्षा में एक स्टेबलाइज प्लेटफॉर्म के रूप में परिक्रमा करेगा। इसरो के पीएसएलवी रॉकेट का ये 55वां मिशन है। इस प्रक्षेपण के साथ ही इसरो कामयाबी की एक और सुनहरी दास्तां लिख देगा। पीएसएलवी ने 1999 से लेकर अब तक 36 देशों के 345 सैटेलाइट को लॉन्च किया है और आज की तारीख एक बार फिर इसरो की उड़ान के लिए बेहद अहम होने जा रही है। आत्मनिर्भर भारत की उड़ान अंतरिक्ष के दूसरे छोर तक पहुंचने वाली है। अंतरिक्ष की दुनिया में हिंदुस्तान का परचम लहराने वाला है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, अंतरिक्ष के क्षेत्र में हिंदुस्तान की उड़ान में पंख लगाने का श्रेय इसरो को जाता है।
ये वो नाम है जिसने स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हिंदुस्तान का नाम बुलंदियों पर पहुंचा दिया है। बेहद सीमित संसाधनों में सपनों की नई उड़ान देने वाले इसरो का सफर दिनों दिन ऊंचाइयां छू रहा है। यही नहीं, इसरो रक्षा क्षेत्र में अब तो दूसरे देशों की भी मदद करता नजर आ रहा है। यानी कि इसरो का फर्श से अर्श तक का सफर कैसा रहा है, आपको दिखाते हैं इस खास रिपोर्ट में। 5, 4, 3, 2, 1, 0, +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7, +8, +9, +10 seconds. ऑटो ट्रैकिंग, वीडियो ट्रैकिंग। इसरो के चंद्रयान 1 ने दुनिया को सबसे पहले बताया कि चांद पर पानी है। इसरो के मिशन मार्स ने पहली ही कोशिश में मंगल पर विजय पताका लहरा दिया। इसरो ने जब मिशन मंगल पर विजय हासिल किया तो इतना कम खर्च आया जो किसी भी ऑटो टैक्सी के किराए के बराबर है। यानी मिशन मंगल को 1 किलोमीटर चलने में महज 7 रुपया खर्च करना पड़ा। खर्च के लिहाज से इसरो की ये कामयाबी इसलिए भी बड़ी है क्योंकि इसरो के 40 साल का कुल खर्च नासा के 1 साल के बजट का भी आधा है। एंटी सैटेलाइट मिसाइल का सफल परीक्षण कर अंतरिक्ष में वार करने की क्षमता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा सुपर पावर देश बना। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी इसरो ने अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की रफ्तार को उड़ान दी। पूरी दुनिया में अंतरिक्ष के क्षेत्र में हिंदुस्तान का जो मान बढ़ा है उसके पीछे इसरो के वैज्ञानिकों की कड़ी मेहनत और रिसर्च है। अगर आप इसरो का इतिहास जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। जब देश को अंतरिक्ष के क्षेत्र में दुनिया के सामने साबित करने की चुनौती आई तो साधन न होने की वजह से पहले रॉकेट लॉन्चर के तौर पर नारियल के पेड़ों का इस्तेमाल किया गया। दुनिया में भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम किसी से कम नहीं। ये बताने के लिए लेबोरेटरी और ऑफिस की जरूरत पड़ी तो एक कैथोलिक चर्च के खाली हिस्से को प्रयोगशाला बनाया गया। 3, 2, 1, 0, +1 प्रथम चरण। ये देश के वैज्ञानिकों का जोश, जज्बा और जुनून ही था कि अपने अंतरिक्ष मिशन को लेकर लगातार आगे बढ़ते रहे। सीमित संसाधनों में सपनों को उड़ान देने का हुनर जो एक बार सीखा वो तो अब तक जारी है। आज की तारीख में इसरो दुनिया की सबसे भरोसेमंद स्पेस एजेंसी है। दुनिया भर के करीब 32 देशों के उपग्रहों को इसरो के रॉकेट से लॉन्च किया जाता है। अंतरिक्ष में महाशक्ति बनने के इस सफर में भारत ने कई मील के पत्थर स्थापित किए। 22 अक्टूबर 2008 को इसरो ने देश का पहला चांद मिशन चंद्रयान 1 सफलतापूर्वक पूरा किया था। इससे पहले सिर्फ 6 देश ही ऐसा कर पाए थे। 25 सितंबर 2014 को भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में सफलतापूर्वक एक अंतरिक्ष यान स्थापित किया। इसकी उपलब्धि का अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता है कि भारत पहला ऐसा देश था जिसने पहले ही प्रयास में ये उपलब्धि हासिल की। 11 अप्रैल 2018 को इसरो ने नेविगेशन सैटेलाइट IRNSS लॉन्च किया। ये स्वदेशी तकनीक से बनाई गई नेविगेशन सैटेलाइट है। इसके साथ ही भारत के पास अब अमेरिका के GPS सिस्टम की तरह अपना नेविगेशन सिस्टम है। 5 जून 2017 को इसरो ने देश का सबसे भारी रॉकेट GSLV Mk3 लॉन्च किया। ये रॉकेट अपने साथ 3136 किलोग्राम का सैटेलाइट GSAT-19 साथ लेकर गया। 14 फरवरी 2017 को इसरो ने PSLV के जरिए एक साथ 104 सैटेलाइट लॉन्च कर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। वहीं भारत का मिशन गगनयान का संकल्प जल्द ही पूरा होने वाला है। गगनयान स्पेस फ्लाइट भेजने के साथ इसरो अंतरिक्ष में एक नया इतिहास लिखेगा। रूस, चीन और अमेरिका के बाद अंतरिक्ष में स्पेस फ्लाइट भेजने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन जाएगा। अगले कुछ सालों में भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी
वीनस मिशन, सोलर मिशन और स्पेस स्टेशन बनाने को लेकर मिशन की शुरुआत करने वाला है, जिसमें दिसंबर 2024 तक शुक्र मिशन को लॉन्च करना चाहता है। सूर्य का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला सोलर मिशन आदित्य L1 को भी इसी साल लॉन्च किया जाएगा। चंद्रयान 3 मिशन को भी इसी साल लॉन्च करने की योजना है। इसरो की कामयाबी से दुनिया आश्चर्यचकित है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में हिंदुस्तान लगातार नए रिकॉर्ड कायम कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आइए बात करेंगे मौसम के मिजाज की, क्योंकि शगुफ्ता में बहुत दिन से इंतजार था यार, की बहुत दिन से है ना। तो देखिए, सभी की मुराद मुझे लगता है पूरी हुई है। दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई इलाकों में बारिश का इंतजार खत्म हो चुका है और गर्मी से राहत मिल चुकी है। आपके सामने ये 7 तस्वीरें हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि कैसे बादल मेहरबान हुए हैं। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुरादाबाद, अंबाला और चंडीगढ़ को बारिश ने तरबतर कर दिया है। सिर्फ इन्हीं इलाकों में नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश और बिहार के भी कई हिस्सों में झमाझम बारिश इस वक्त हो रही है। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा में तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, तो वहीं यूपी और उत्तराखंड जैसे राज्यों के लिए बीते दिन मौसम विभाग की तरफ से रेड अलर्ट जारी किया गया। मौसम विभाग की भविष्यवाणी अब सही होती दिखाई दे रही है, क्योंकि बादल जमकर बरस रहे हैं, तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इस वजह से गर्मी से राहत मिलती हुई नजर आ रही है। कल तक जिन इलाकों में पारा 40 डिग्री के पार था, लोगों को परेशान कर रहा था, आज वही तापमान जब गिरा है तो लोग राहत की सांस ले रहे हैं। तो देखिए, बदलते मौसम के साथ ही लोगों को इस गर्मी से राहत भी मिल गई है। तमाम तस्वीरें ठीक आपके सामने। चलिए सीधे रुक कर लेते हैं। हमारे सहयोगी इस वक्त 3 जगहों से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वरुण सिन्हा हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से, तेजश्री हमारे साथ नोएडा से जुड़ी हुई हैं और साथ ही हमारे साथ ललित जुड़े हुए हैं चंडीगढ़ से। सबसे पहले तेजश्री, आपका मैं रुक कर रही हूँ। इस वक्त नोएडा में आप मौजूद हैं और नोएडा वासियों को बड़े दिनों से इंतजार था कि इस 40 डिग्री के टेम्परेचर से राहत मिले। क्या तस्वीर है इस वक्त? यहाँ के वासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन अब मौसम विभाग ने पहले ही कह दिया था कि बारिश जो है वो 30 जून तक दस्तक देगी। मानसून जो है वो 30 जून तक दस्तक दे देगा और वैसा ही हुआ जैसा मौसम विभाग ने कहा। देखिए, इस वक्त नोएडा की स्थिति में आपको बताना चाहूंगी, बारिश के कारण जल भराव जैसी स्थिति यहाँ पर हो गई है और साथ ही साथ जो है जल भराव के साथ साथ लोगों के लिए भी काफी राहत की खबर है। जल भराव से हालांकि थोड़ी दिक्कतें जरूर हो रही है, परेशानियां जरूर हो रही है। ट्रैफिक की समस्या जो है वो दिल्ली एनसीआर में हमेशा से रही है जब जल भराव की स्थिति होती है, लेकिन दूसरी ओर यदि हम देखें, सबसे अच्छी खबर यह है कि जो तापमान था, जो उमस की पिछले कई दिनों से हम महसूस कर पा रहे थे कि 10 से 11 बजे के बीच में भी ऐसा लग रहा था मानो दोपहर के 1 या 2 बज चुके हैं। तो ऐसे समय में इस तरह की बारिश आना वाकई में राहत भरी खबर है। और साथ ही साथ ये देखिए, ये इस वक्त नोएडा की तस्वीरें हैं जहाँ पर जल भराव के कारण ट्रैफिक भी काफी स्लो मूविंग हो चुका है, क्योंकि हम देखें 9 से 12 का जो वक्त होता है ना, ये होता है ऑफिस जाने का और ऐसे में स्लो मूविंग ट्रैफिक तो काफी परेशान लाता है। दूसरी एक चीज मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी यहाँ पे कि मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 4 तरह के अलर्ट होते हैं, ग्रीन अलर्ट, येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और रेड अलर्ट। तो ऑरेंज अलर्ट का फिलहाल मतलब ये है कि फिलहाल स्थिति को देखना है, जायजा लेना है और यदि कोई स्थिति जो है वो नियंत्रण से बाहर जाती है तब रेड अलर्ट जारी किया जाएगा, यानी कि तब एक्शन लिया जाएगा। जी चलिए, कुल मिलाकर लोगों को राहत मिल गई है इस बढ़ती गर्मी से और तापमान जो है वो थोड़ा सा लो डाउन हो गया है। ललित का रुख करना चाहूंगी। ललित, आप चंडीगढ़ में मौजूद हैं, हालांकि वहां पर 2 दिन पहले ही दस्तक दे दी है बारिश ने, तो वहां पर क्या तस्वीरें आप दिखा सकते हैं इस वक्त? देखिए, अगर हम चंडीगढ़ की बात करें तो जो झमाझम बारिश का सिलसिला है वो पिछले 24 घंटों से लगातार चल रहा था, लेकिन आज सुबह जिस तरह से तेज बारिश हुई है, खास तौर पर चंडीगढ़ समेत अगर मैं उत्तर भारत की बात करूं जिसमें पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, क्योंकि लोगों को गर्मी काफी ज्यादा परेशान कर रही थी। जो पारा है उसके साथ साथ अगर मैं ह्यूमिडिटी की बात करूं, उमस की बात करूं, वो खासकर लोगों को काफी परेशान कर रही थी। लेकिन
जिस तरह से आज सुबह बारिश हुई है पंजाब में, हरियाणा में, उसके साथ साथ चंडीगढ़ में, तो लोगों को गर्मी के साथ साथ उमस से भी काफी ज्यादा राहत मिली है। एक बार मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं पहले। इस वक्त मैं चंडीगढ़ के फेमस जो चौक है वो मटका चौक पे खड़ा हूं। आप देख सकते हैं ट्रैफिक है जरूर थोड़ा धीमा हो गया है, लेकिन जब सुबह झमाझम बारिश चंडीगढ़ में हो रही थी तो कई सेक्टर्स ऐसे हैं, खास तौर पर साउथ सेक्टर की हम बात करें तो वहां पर जल भराव की स्थिति है वो पैदा हो गई थी। और अगर उसके साथ हम बात करें, क्योंकि जैसे ही मौसम सुहाना हो जाता है तो चंडीगढ़ में जो लोग हैं वो गेड़ी मारने के लिए भी लुत्फ उठाते हैं, मौसम का एंजॉय उठाते हैं। और खास तौर पर जो ये वाला रूट है, क्योंकि अगर हम इस रूट की बात करें तो ये पूरा रूट है मध्य मार्ग और सुखना वाला, इस पूरे रूट पर जो लोग हैं मौसम का आनंद उठाते हुए आपको इस वक्त नजर आ रहे होंगे। लेकिन चंडीगढ़ एक प्लांट सिटी है, पानी जरूर जब तेज बारिश हुई थी तो सड़कों पर इकट्ठा हो गया था, लेकिन उसके बाद जो पानी है वो धीरे धीरे है वो कहते ड्रोन आउट हो गया था, वहां से ड्रेन आउट हो गया था। लेकिन फिलहाल स्थिति काफी अच्छी बनी हुई है, मौसम है काफी ज्यादा सुहाना बन गया है। 14.2 mm बारिश है वो पिछले 24 घंटों में रिकॉर्ड की गई है। और आने वाले 24 से 36 घंटों की भी हम बात करें अगर, तो मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि और ज्यादा तेज बारिश है चंडीगढ़ समेत पंजाब, हरियाणा और हिमाचल में होने की उम्मीद है। यानी जो प्री मानसून शावर्स है उन्होंने पूरी तरह से दस्तक है, झमाझम बारिश ने चंडीगढ़ को गुलजार किया है। लोग मौसम का आनंद उठाते हुए यहाँ पर खुशनुमा तस्वीर देखिए चंडीगढ़ से निकलकर सामने आ रही है और तापमान में एक भारी गिरावट भी दर्ज की जा रही है। दिल्ली का भी रुख करना होगा क्योंकि दिल्ली में वरुण 3rd डिग्री टॉर्चर देखने के लिए मिला है गर्मी का, और अब ये राहत की बारिश। देखिए, निश्चित तौर पे ऐसे हालात देखकर हर किसी को लगता है कि वो घर से बाहर निकले और इस बारिश का मजा ले। और पिछले कुछ दिनों में जितनी गर्मी और जिस तरीके की स्थिति हम सब लोगों ने झेली है, हम लोग जानते हैं कि शायद खासकर दिल्ली एनसीआर के लोग जानते हैं कि जो परिस्थितियां बनी थी 49 डिग्री टेम्परेचर तक लोगों ने झेला है। और ऐसी परिस्थिति में पिछले कुछ दिनों से लगातार हर कोई इंतजार कर रहा था कि दिल्ली में बारिश कब होगी। हालांकि प्रिडिक्शन लगभग ये था कि 30 तारीख के आसपास बारिश हो जाएगी, लेकिन आज जिस तरीके से क्लाउड्स हैं उसे देखकर साफ कहा जा रहा है मौसम विभाग की तरफ से कि ये आज बरसात पूरे दिन रहने वाली है और दिल्ली वाले इस बरसात का पूरे दिन लुत्फ उठा सकते हैं। और साथ साथ तापमान में भी आप मान के चलिए करीब 10 से लेकर 12 जो है डिग्री सेल्सियस में जो है वो कमी आती नजर आएगी। तो ऐसे परिस्थितियां साफ तौर पर समझाती हैं कि दिल्ली वालों को फिलहाल राहत मिलने वाली है। इसके अलावा उत्तर भारत की बात करें, जैसे ललित भी बता रहे थे कि पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश की बात की जाए, इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश जहां पर दिल्ली के साथ हमेशा बारिश होती है, इस बार भी वहां पर बारिश हो रही है। करीब 17 जिले ऐसे हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश और सेंट्रल यूपी के जहां पर जो है वो इस समय बारिश होती नजर आ रही है। तो ये परिस्थिति अगले 2-3 दिनों में आप मान के चलिए कि रहने वाली है। दिल्ली एनसीआर के लोग, उत्तर भारत के लोग फिलहाल जितनी तपती धूप से, जितनी गर्मी से परेशान थे, निश्चित तौर पर अब निजात मिलती हुई नजर आएगी। जी चलिए मनीष का भी रुख कर लेते हैं। मनीष भी दिल्ली से ही मौजूद हैं। मनीष, वैसे आप सभी मुझे इस वक्त इतने बड़े बड़े छाते के साथ दिख रहे हैं, आप लोगों ने लुत्फ लिया है या नहीं बारिश में भीगने का, वो अपना ही मजा है। लेकिन मनीष मुझे ये बताइए कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं? देखिए, हम मौजूद हैं विजय चौक पर। आपने एक सवाल किया कि बारिश का लुत्फ लिया है कि नहीं, तो एक शेर है कि किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, किसी को आसमान तो किसी को जमीन नहीं मिलती। क्या बात है। तो आसमान से तो फिलहाल आज राहत बरस रही है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के वालों को जमीन नहीं ढूंढे मिल रही है। अब पूरी दिल्ली लगभग जाम सी है, आप जिस तरफ जाएंगे उस तरफ जाम है, ट्रैफिक रुका हुआ है, चल भी रहा है तो बहुत स्लो चल रहा है। हमारी भी हर रोज नोएडा से दिल्ली के बीच दौड़ होती है। अमूमन ये रास्ता 20 से 25 मिनट का होता है, लेकिन आज हम 1.5 घंटे में हम नोएडा से दिल्ली पहुंच पाए हैं। तो कितनी दिक्कतें हैं ये आप समझ सकते हैं, लेकिन हाँ, जिस तरह से टेम्परेचर था उससे आज राहत जरूर है। और अच्छी बात यह है कि मौसम वैज्ञानिकों ने ये कहा है कि आने वाले 3 दिन तक ऐसे ही बारिश होती रहेगी। अब बारिश की जो इंटेंसिटी है वो घटती बढ़ती रहेगी, लेकिन अगर बारिश जिस तरह से सुबह से हुई है, जगह जगह वाटर लॉगिंग, ट्रैफिक स्लो है, तो आज गर्मी से राहत जरूर। लेकिन जो लोग सुबह सुबह खासकर अपनी बाइक से निकले होंगे ऑफिस जाने के लिए, वो जरूर परेशान हो रहे हैं। जो लोग ऑटो से जाते हैं, ऑटो जल्दी मिल नहीं रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, कैब बुक करने की अगर लोग कोशिश कर रहे हैं कि चलो ठीक है ऑटो नहीं कैब बुक कर लेते हैं, तो जिस दूरी का किराया 200-150 रुपए होता था वो आज 400 रुपए है। तो ये दिक्कतें जरूर हो रही हैं, लेकिन यही लोग जब अपने ऑफिस में बैठेंगे या फिर घर में बैठेंगे और राहत की सांस जब महसूस करेंगे तो जरूर वो शायद बारिश एंजॉय कर पाए। हम जानते हैं कि अंदर बैठकर आप आसमान नहीं ताक पा रही हैं और बाहर निकलकर हम जमीन नहीं नाप पा रहे हैं। फिलहाल जो टेम्परेचर है वो 28 डिग्री है और उम्मीद यही करिए कि ये 28 नॉट आउट बना रहे। ये टेम्परेचर का रन रेट
ऊपर ना जाए, नीचे आए, जितना नीचे आएगा उतनी राहत मिलेगी। जी चलिए, ललित, तेजश्री, वरुण और मनीष, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी डिटेल को हमारे साथ साझा करने के लिए। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। देखिए, राम नगरी अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ ही वहां पर कई विकास कार्य तेजी के साथ करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में अब अयोध्या के सरयू तट पर भव्य रिवर फ्रंट बनाने की शुरुआत भी हो चुकी है। इस रिवर फ्रंट से न सिर्फ अयोध्या का गौरव बढ़ेगा, बल्कि बाढ़ के वक्त परेशानियों से लोगों को निजात भी मिल जाएगी। साथ ही साथ पर्यटकों को भी एक नई सौगात मिलेगी। विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रही अयोध्या नगरी के बदलते स्वरूप की एक बारगी है अयोध्या में चल रहे ये निर्माण कार्य। चाहे राम मंदिर का निर्माण हो या रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट हो या फिर सरयू के घाट और बाजार, सबका कायाकल्प किया जा रहा है ताकि भगवान राम की इस नगरी को विश्व पटल पर एक नई पहचान मिल सके। अयोध्या के विकास का जो खाका खींचा गया, उसमें आधुनिकता के साथ भव्यता और दिव्यता दोनों को तरजीह दी जा रही है। इसी कड़ी में अब अयोध्या में सरयू तट पर सबसे बड़ा रिवर फ्रंट बनाया जा रहा है, जिसके तहत नाया घाट से गुप्तार घाट तक के घाटों को एक चेन में पिरोया जा रहा है। सबसे पहले बीच के जो कच्चे घाट हैं, उन्हें 39 करोड़ रुपए की लागत से पक्का किया जा रहा है। साथ ही सरयू किनारे तटबंध पर सीसी रोड और इसके किनारे सौंदर्यीकरण का काम शुरू हो चुका है। इस रिवर फ्रंट की लंबाई 6 किलोमीटर होगी, जिस पर करीब 300 करोड़ रुपए खर्च होने की उम्मीद है। लगभग 40% काम हो चुका है और उसके बाद विशेष काम है, उसको हम लोग करेंगे। उसके बाद जो कनेक्ट करने के लिए जो आगे है, उसका रेनोवेशन का काम होगा। तो इससे हमारा गुप्तार घाट से पूरा आपको नया घाट तक कनेक्टिविटी हो जाएगी, डायरेक्ट कनेक्टिविटी हो जाएगी। और ये पूरी परियोजना 39 करोड़ की है और इसको हम लोग जल्दी ही पूरा करने का लक्ष्य रखे हुए हैं हम लोग। अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद से वहां पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में इजाफा हुआ है। देश और विदेश से लोग अयोध्या पहुंचने लगे हैं, जिसे देखते हुए सरकार की कोशिश आने वाले दिनों में अयोध्या को पर्यटकों और श्रद्धालुओं का सबसे बड़ा केंद्र बनने की है। यही वजह है कि अयोध्या में इतना लंबा घाट बनाया जा रहा है। इसके तहत इससे एक तरफ बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालु एक साथ घाटों पर खड़े होकर स्नान और पूजा अर्चना कर सकेंगे। साथ ही सरयू के किनारे बसी अयोध्या को करीब से जान और पहचान सकेंगे। अयोध्या से बनवीर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। लंदन के मशहूर हाइड पार्क में कसरत करने की चाहत रखने वाले युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों का मेला लगा। फिटनेस और सेहत के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए हुए इस शानदार कार्यक्रम के पीछे एक खास मकसद था। इस रिपोर्ट के जरिए जानिए। ये तस्वीरें लंदन के हाइड पार्क की हैं। संगीत की धुनों पर कसरत करते लोग यहां एक अनोखा रिकॉर्ड बनाने के लिए जमा हुए हैं। इनका इरादा हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम करना तो है ही, फिटनेस और अच्छी सेहत के प्रति रुझान बढ़ाना भी इस कार्यक्रम का खास मकसद है। मशहूर ब्रिटिश फिटनेस कोच जोय विक्स इनकी अगुवाई कर रहे हैं। स्टेज पर मौजूद जोय विक्स के इशारों पर ये लोग जंपिंग स्क्वाट्स एक्सरसाइज के अलग अलग चरणों को बखूबी पूरा कर रहे हैं। खास बात यह है कि खुले मैदान में एक साथ इकट्ठा होकर कसरत का यह सेशन यहां पहुंचे तमाम लोगों को काफी पसंद आ रहा है। It was fantastic. It's nice to have such a huge group working out together. Yeah, I really enjoyed it. Yeah, it was really good. It's the best time ever. Yeah. We've given Joe a run for his money and we hope he's going to keep up with us next time. No, it wasn't too tough. He kept it light today. But it was good. It was good. Got the heart rate up. 20 seconds. Outside.
युवा, महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग सभी उम्र के लोगों ने इस अनूठे कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अपने दमखम को जांचा परखा। लोगों को कसरत करने के इस सेशन में मजा तो बहुत आया, लेकिन कुछ स्टेप्स करने में कठिनाई भी महसूस हुई। कुल मिलाकर लोगों ने इस खास सेशन को एंजॉय बहुत किया। हालांकि इस पूरी कवायद से हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का रिकॉर्ड तो नहीं बन सका, लेकिन लंदन के हाइड पार्क में ये प्रोग्राम जरूर यादगार बन गया। So it says here, quite simply and plainly, record not broken. But you know what? I've had the best evening ever, and it's not just about the record. I've had a lovely time. Have you enjoyed it? जो विक्स ने इससे पहले 2017 में हाइड पार्क में ही इसी तरह से सबसे बड़ी हाई इंटेंसिटी इंटरवल ट्रेनिंग का रिकॉर्ड बनाया था, जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज किया गया था। तब फिटनेस सेशन में 3,800 से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया था। इस बार उनका इरादा 6,000 से ज्यादा लोगों के साथ मिलकर नया रिकॉर्ड कायम करने का था। जो विक्स लोगों को आत्महत्या की प्रवृत्ति से बचाने और खुशहाल रहने के लिए मेंटल हेल्थ चैरिटी के मकसद से रकम इकट्ठा करने के लिए इस तरह कसरत के सेशंस का आयोजन करते हैं। इस सिलसिले में इस बार यहां नया रिकॉर्ड भले ही नहीं बन सका, लेकिन जितने भी लोग इस एक्सरसाइज सेशन में शामिल हुए, उनमें सेहत और फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ी। यही इस कार्यक्रम की सार्थकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब एक खबर ओडिशा में होने वाली भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़ी हुई। कोविड काल के बाद एक बार फिर से पुरी समेत देश के कई हिस्सों में भगवान जगन्नाथ की यात्रा की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। श्रद्धालु से लेकर तमाम लोग रथ यात्रा को लेकर इस वक्त जबरदस्त उत्साह में हैं और अपने अपने तरीके से अपनी भक्ति जाहिर कर रहे हैं। कैनवास पर उकेरी जा रही भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की ये तस्वीर कलाकारी का नया नमूना है। ओडिशा के कटक में रहने वाले आर्टिस्ट दीपक विस्वाल ने स्मोक आर्ट के अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए इस शानदार पेंटिंग को आकार दिया है। दीपक का कहना है कि इस वक्त भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा की पेंटिंग बनाने के पीछे एक खास मकसद है। 2 साल हो गया, आपको पता होगा कि कोविड के लिए 2 साल हो गया रथ यात्रा हो रहा था, मगर बिना भक्त के रथ यात्रा हो रहा था और उसी दिन को हमारा अपेक्षा था और आज वो दिन आया है जिसको हम 2 साल हुए अपेक्षा किए थे। तो उसी खुशी में मैं एक पेंटिंग बनाया हूँ और इसमें लॉर्ड जगन्नाथ जी और उनके जो भैया और बहन को लेके कैसे मासी के घर जाते हैं, इसके ऊपर में पेंटिंग में दर्शाया। दीपक ने इस तस्वीर में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा से जुड़े एक खास पक्ष को पेश करने की कोशिश की है, जो पंछियों से जुड़ा है। जब जगन्नाथ जी छोड़ के उनके घर मासी के घर घूमने जाते हैं तो उनको भी सुना सुना लगता है कि सिंहद्वार सिंहहीन हो गया जैसा। तो उसी समय वो सारे उड़ के चले जाते हैं, उनके सारे दुनिया घूम के चले आते हैं और जब जगन्नाथ जी आ जाते हैं तो तब उनके घर उनको लगता है कि हमारा घर हमारे पास आ गया जैसे कुछ। दीपक बिस्वाल पिछले 5 साल से स्मोक आर्ट के जरिए पेंटिंग्स बना रहे हैं। ये देश विदेश की कई नामी हस्तियों और शख्सियतों की तस्वीरें बनाकर नाम कमा चुके हैं। अब दीपक रंगीन स्मोक आर्ट पर भी काम कर रहे हैं ताकि इस कला को नया आयाम दिया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। गोरखपुर में लगातार सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है और इसी कड़ी में अब गोरखपुर विकास प्राधिकरण सैलानियों के लिए लग्जरी डिनर क्रूज शहर के रामगढ़ ताल में चलाने की तैयारी कर रहा है, ताकि गोरखपुर को पर्यटन के लिहाज से नक्शे पर उभारा जा सके।
गोरखपुर शहर की पहचान रामगढ़ ताल में अब समंदर का एहसास होगा। गोवा की तर्ज पर यहाँ भी अब डिनर क्रूज की सैर कराने की तैयारी की जा रही है। ये डिनर क्रूज आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा। फिलहाल केवल 2 क्रूज ही यहाँ पर चलेंगे, जिसके लिए गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ शुरुआती दौर में केवल 2 क्रूज चलाए जाएंगे, जिसके लिए प्राधिकरण ने आवेदन मांगे हैं। रेडिसन ब्लू होटल एक क्रूज संचालित करने के लिए आगे आया है, जबकि दूसरे के लिए तलाश अभी की जा रही है। प्राधिकरण को उम्मीद है कि जल्द ही दूसरे क्रूज के लिए भी आवेदन मिल जाएगा। कुछ संस्थाएं इसके बारे में जानकारी जुटा रही हैं। दोनों क्रूज के लिए ताल में अलग अलग रूट निर्धारित होंगे। शुल्क और अन्य शर्तों को लेकर मसौदा बाद में तैयार किया जाएगा। वैसे गोरखपुर के रामगढ़ ताल में प्राधिकरण एक क्रूज चला रहा है, जिसे लेकर सैलानियों का उत्साह देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि प्राधिकरण अब लग्जरी क्रूज चलाने की तैयारी कर रहा है। इसके अलावा एक फ्लोटिंग रेस्टोरेंट की सौगात देने की कोशिश में प्राधिकरण लगा हुआ है। जहां तक बात लग्जरी या डिनर क्रूज की है, तो ये दिवाली तक मुमकिन है शहर के लोगों को सौंप दिया जाए। मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया था हम लोगों की यहाँ पे ऑलरेडी बोटिंग की, क्रूज बोटिंग की बहुत अच्छी सुविधा है। उन्होंने ये विजन दिया था कि हम लोग यहाँ पे डिनर क्रूज, जिसमें एसी रेस्टोरेंट सारी सुविधाएं उपलब्ध हो, ऐसा क्रूज चलाने के लिए तो उसका हम लोगों ने यहाँ पे ऑक्शन किया था और ऑक्शन में कई लोग यहाँ पे आए थे। तो उसमें जो हम लोग यहाँ पे व्यवस्था करने जा रहे हैं, जो 100 सीटर क्रूज होगा, जो कि पूरी तरह से एयर कंडीशन होगा, देखने में भी बहुत अच्छा रहेगा। और जो भी क्रूज की कंपनी यहाँ पे फाइनल हुई है, वो लगभग 6 से 7 करोड़ का उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे और जब यहाँ पे चलेगा तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। शहर को दी जाने वाली इस सौगात की खबर लोगों को भी है। ब्यूरो रिपोर्ट। भारत ने बुधवार को मेड इन इंडिया अभ्यास ड्रोन का सफल परीक्षण किया है। ये एक हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट है जो मिसाइलों की मारक क्षमता को दुरुस्त करता है। ड्रोन को टारगेट कर मिसाइलों को छोड़ा जाता है जो उसे अपना निशाना बनाते हैं। मतलब ये कि हीट अभ्यास का इस्तेमाल विभिन्न मिसाइल प्रणालियों के मूल्यांकन हेतु हवाई लक्ष्य के रूप में किया जाता है। देखिए खास रिपोर्ट। अभ्यास की ये वो उड़ान है जिसने भारतीय मिसाइलों को और अधिक आत्मनिर्भर और खतरनाक बनाया है। ये एक ऐसा टारगेट है जो मिसाइलों के लिए टारगेट बनाता है, यानी इस ड्रोन को निशाना बनाकर मिसाइलों की सटीक मारक क्षमता परखी जाती है। इसका नाम है हाई स्पीड एक्सपेंडेबल एरियल टारगेट यानी अभ्यास। ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से डीआरडीओ ने बुधवार को अभ्यास का सफल परीक्षण किया। इस एयरक्राफ्ट को पूरी तरह से ऑटोमेटिक काम करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। इसका मतलब ये है कि ये पूरी तरह से ऑटोमेटिक सिस्टम के कंट्रोल में उड़ान भरता है और इसे मानव पायलट के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं होती। ये ड्रोन सतह से हवा और हवा से हवा में मार करने में सक्षम है। टेस्ट फ्लाइट के दौरान इसने बेहतर और सटीक प्रदर्शन किया। इसे कम ऊंचाई पर उड़ाया गया जिससे कि भविष्य में सी स्कीमिंग मिसाइलों जैसे ब्रह्मोस का परीक्षण किया जा सके। इस परीक्षण में हीट अभ्यास की विभिन्न प्रणालियों की जांच की गई। इस परीक्षण में इस विमान की निगरानी, टेलीमेट्री, रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम समेत सभी ट्रैकिंग सेंसर की जांच की गई। इस विमान के सारे हिस्सों ने तय मानकों पर सारे लक्ष्य हासिल किए। डीआरडीओ के वैमानिकी विकास प्रतिष्ठान बेंगलुरु ने अभ्यास का डिजाइन तैयार किया है और इसे विकसित किया है। अभ्यास का निर्माण 2012 से चल रहा था। पिछले साल 23 दिसंबर को भी अभ्यास का सफल परीक्षण किया गया था। एयर व्हीकल को ट्विन अंडर स्लंग बूस्टर का उपयोग करके लॉन्च किया जाता है जो वाहन को प्रारंभिक लॉन्च बूस्ट प्रदान करते हैं।
ये गैस टरबाइन इंजन से संचालित होता है, जो सबसोनिक गति से लंबी उड़ान को बनाए रखता है। टारगेट एयरक्राफ्ट मार्गदर्शन और नियंत्रण के लिए उड़ान नियंत्रण कंप्यूटर के साथ नेविगेशन प्रणाली से लैस है। इस लड़ाकू ड्रोन का इस्तेमाल मिसाइल प्रणालियों की निगरानी के लिए हवाई लक्ष्य के रूप में किया जा सकेगा। डीआरडीओ ने अभ्यास की सटीकता और प्रभावशीलता को देखते हुए इसे फोर्स मल्टीप्लायर करार दिया है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो रहे भारत में डीआरडीओ का अहम योगदान है। डीआरडीओ ने नए परीक्षण से भारत की सामरिक शक्ति में लगातार इजाफा हो रहा है। अभ्यास के सफल परीक्षण से एक दिन पहले ही डीआरडीओ ने सेना के साथ मिलकर मेड इन इंडिया एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का भी सफल परीक्षण किया था। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए अब आपको दिखाते हैं अरब सागर में हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन की ये तमाम तस्वीरें जिसे भारतीय तटरक्षक बल कोची ने अंजाम दिया। इस रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए 5 मछुआरों की जान बचाई जा सकी, जो 28 जून से ही अरब सागर में अपनी जान बचाने के लिए लगातार संघर्ष कर रहे थे। नीचे अथाह समंदर और ऊपर आकाश में चक्कर काट रहा हेलीकॉप्टर। बुधवार रात को कोची से भारतीय तटरक्षक बल के हेलीकॉप्टर ने मिशन जिंदगी के लिए उड़ान भरी। मकसद उन जिंदगियों को बचाना था जो अरब सागर में जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। इस रेस्क्यू ऑपरेशन को तटरक्षक बल कोची ने व्यापारी पोत ने मिलकर अंजाम दिया, जिससे 5 मछुआरों की जान बचाई जा सकी। छठे मछुआरे की तलाश आज सुबह तक जारी थी। दरअसल अरब सागर में मछली पकड़ने के मछुआरों की नाव पलट गई थी, जिससे नाव में सवार सभी मछुआरे समंदर में डूबने लगे। पास से गुजर रहे एक जहाज ने कोची के उत्तर पश्चिम में लगभग 42 समुद्री मील की दूरी पर पलटी हुई नाव को देखा और कोची में समुद्री बचाव उपकेंद्र को सतर्क किया। खबर मिलते ही तटरक्षक बल ने तेज गश्ती पोत आर्यवन को क्षेत्र में आगे बढ़ने का निर्देश दिया। मछुआरे 28 जून से समंदर में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे, जब उनकी नाव पलट गई थी। जहाज ने तैर रहे मछुआरों को बचाया, लेकिन जब जहाज पर मछुआरों को चढ़ाना संभव नहीं हो सका, तो रेस्क्यू ऑपरेशन में हेलीकॉप्टर को लगाया गया। तटरक्षक बल के जवानों ने रस्सी के जरिए हेलीकॉप्टर पर सभी मछुआरों को चढ़ाया और कोची ले गए। बचाए गए सभी लोगों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सभी की हालत अब बेहतर बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।